संघ सरकार, प्रधानमंत्री, यूनियन गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संघ सरकार क्या है। अब प्रधानमंत्री की जो कार्य शक्ति होती है वो राष्ट्रपति से किस प्रकार भिन्न होती है, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं प्रधानमंत्री के अधिकार, कार्य और स्थिति के बारे में। संविधान द्वारा भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की गई है तथा भारत की कार्यपालिका शक्ति जो है वह भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। लेकिन राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होती है, उसके जो पावर्स होते हैं वो औपचारिक ही है, ठीक है, ऑफिशियल ही है। और व्यवहार में प्रैक्टिकली राष्ट्रपति की जो सारी शक्तियाँ होती है, समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर ही करता है। यद्यपि राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति कहा गया है, तथापि शक्ति संरचना का मूल स्रोत ब्रिटेन के समान प्रधानमंत्री ही है। कार्यपालिका के व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होने के सिद्धांत को छोड़कर ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता का स्थान आज मंत्रिमंडल की संप्रभुता ने ले लिया है। यह मंत्रिमंडल की संप्रभुता अंततः प्रधानमंत्री की सरकार की संप्रभुता है। प्रधानमंत्री को राज्य रूपी जहाज का चालक कहा गया है, ठीक है। यदि मान ले कि राज्य एक जहाज है तो उसका चालक प्रधानमंत्री है, इसलिए बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री को राज्य रूपी जहाज का चालक कहा गया है। उसे संपूर्ण संविधान की आधारशिला कहना अधिक उपयुक्त होगा। यदि मंत्रिमंडल शासन का आधार बुद्धि और इच्छा है तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी मेहराब का मुख्य प्रस्तर है। वस्तुतः मंत्रिपरिषद के भीतर तथा उससे भी अधिक उसके बाहर सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रधानमंत्री ही है। यदि वह व्यक्ति है जो आरंभ से ही, यही वह व्यक्ति यानी प्रधानमंत्री ही है जो शुरू से ही मंत्रिपरिषद के निर्माण से उन विषयों से जिन पर मंत्रिपरिषद विचार विमर्श करती है, मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति और संसद के आपसी संबंधों और मंत्रिमंडलीय नियंत्रण के अंतर्गत प्रशासन का यंत्र में समन्वय से संबद्ध है। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में वास्तव में प्रधानमंत्री संपूर्ण तंत्र की धुरी है। भारत में प्रधानमंत्री शासन प्रणाली, प्राइम मिनिस्टरियल गवर्नमेंट इन इंडिया। विलियम हारकोट ने बहुत पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री के संबंध में कहा था कि प्रधानमंत्री नक्षत्रों के बीच चंद्रमा है। लॉर्ड मोरले ने भी यह मत व्यक्त किया था कि वह समान पद वालों में प्रथम है, फर्स्ट है। परंतु राजनीतिक संस्थाओं के बदलते परिवेश में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद की महिमा ही बदल गई है और उसके संबंध में दोनों उक्तियां व्यर्थ हो गई है। अब तो हम्फ्री बर्कले के इस अभिमत में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद की वस्तु स्थिति प्रकट होती है। वेस्टमिनिस्टर में संसदीय प्रजातंत्र समाप्त हो चुका है। ब्रिटिश व्यवस्था का मूल दुर्गुण प्रधानमंत्री के पास राज्य अध्यक्ष से भी अधिक शक्तियों का होना है। क्रॉसमैन ने भी लिखा है, द्वितीय महायुद्ध के बाद के वर्षों में मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली प्रधानमंत्रीय शासन प्रणाली में परिवर्तित हो गई है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत में ब्रिटिश नमूने की संसदात्मक शासन प्रणाली की ही कल्पना की थी। संविधान सभा में कतिपय सदस्यों ने अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का भी भारत के लिए समर्थन किया था, लेकिन के.एम. मुंशी का यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया कि हमने वर्षों पूर्व ही यह निर्णय ले लिया था कि केंद्रीय शासन का ढांचा ब्रिटिश नमूने का ही होगा। सरदार पटेल ने भी जोरदार शब्दों में कहा था कि संसदात्मक शासन प्रणाली वाला ही संविधान इस देश के लिए उपयुक्त होगा, क्योंकि हम ऐसी शासन प्रणाली के तौर तरीकों से भली भांति परिचित है। पिछले 6 दशकों से लेकर वर्तमान तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रधानमंत्री मुख्य प्रशासक, मुख्य नीति निर्माता, मुख्य विधायक तथा मुख्य राजनयिक के रूप में राष्ट्र के सम्मुख उपस्थित हुआ। प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी जैसे कुशल और आकर्षक प्रतिभा वाले नेताओं ने क्रियाशील होकर, एक्टिव होकर राष्ट्र को स्थायित्व प्रदान किया। विगत कुछ वर्षों की यानी पिछले कुछ वर्षों की राजनीतिक घटनाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता है और देश की राष्ट्र वित्त एवं सुरक्षा नीति के निर्माण में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
राज्यों का राजनीतिक नेतृत्व अपनी स्वायत्तता के बजाय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्वास रखता है। राष्ट्रपति के चयन और निर्वाचन में प्रधानमंत्री की पसंद का ही विशिष्ट महत्व है। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति का अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री का ही होता है। योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय अर्थनीति का निर्धारण प्रधानमंत्री द्वारा ही होता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के समान ही भारत के प्रधानमंत्री का भारतीय राजनीति व्यवस्था में अत्यधिक महत्व है। लास्की का ब्रिटिश प्रधानमंत्री के लिए यह कहना कि मंत्रिपरिषद के निर्माण का वह केंद्र बिंदु है और मंत्रिपरिषद के जीवन का वह केंद्र बिंदु है और मंत्रिपरिषद की मृत्यु का केंद्र बिंदु है। वास्तव में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का केंद्र बिंदु ही नहीं बल्कि वह संपूर्ण राष्ट्र का केंद्र बिंदु है। जैसा कि ग्रिप्स कहते हैं, सरकार राष्ट्र की स्वामी है और वह सरकार का स्वामी है। ठीक है, सरकार जो है राष्ट्र का स्वामी है और प्रधानमंत्री सरकार का स्वामी है। भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रधानमंत्री के संबंध में अपने प्रतिवेदन रिपोर्ट में लिखा है, संविधान सरकार की कार्यपालिका में प्रधानमंत्री को विशिष्ट स्थिति प्रदान करता है। वह न केवल मंत्रिमंडल का अध्यक्ष तथा समकक्षों में प्रथम ही है बल्कि वह राष्ट्रपति का मुख्य परामर्शदाता भी है। प्रधानमंत्री की उच्च स्थिति उसे इस बात का विशिष्ट उत्तरदायित्व सौंपती है कि वह यह देखे कि कार्यपालिका प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करती है। संयुक्त उत्तरदायित्व का उचित रूप से क्रियान्वयन होता है। राजनीतिक सौदेश्यात्मक के रहते हुए वास्तविक तत्परता के साथ नीति क्रियान्वित की जाती है तथा प्रशासन जनता की आकांक्षाओं के अनुकूल ही कार्य करता है। हम्फ्री बर्कले के अनुसार आधुनिक युग में प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्रीय भूमिका के अंतर्गत संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत क्षीण हो गया है। अब प्रधानमंत्री में कार्यकुशल एवं प्रभावकारी संयंत्र के रूप में नियंत्रण रखने की संसदीय शक्तियाँ संवैधानिक परिकल्पनाओं का अंग मात्र रह गई है। आधुनिक युग में महत्वपूर्ण एवं मतभेदपूर्ण विषय संसद की अपेक्षा प्रधानमंत्री द्वारा संसदीय दल की बैठक, संसदीय कार्यकारिणी एवं संसदीय समितियों की बैठकों में विचार विमर्श द्वारा पूर्व ही निर्णित कर लिए जाते हैं। संसद केवल रबर स्टैंप के रूप में उस पर अपनी स्वीकृति की औपचारिकता मात्र की परिपूर्ति करती है। यदि कोई राष्ट्रीय स्तर का ख्याति प्राप्त व्यक्ति अपने व्यक्तिगत करिश्मे और उपलब्धियों के आधार पर चुनकर संसद में आया होगा तो संसदीय दल को प्रधानमंत्री के निर्वाचन में कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। 1952, 1957, 1962 के आम निर्वाचन के बाद पंडित नेहरू और 1971 एवं 1980 के निर्वाचन के बाद श्रीमती गांधी के निर्विरोध निर्वाचन तथा दिसंबर 1984 में राजीव गांधी के निर्वाचन में संसदीय दल ने केवल प्रधानमंत्री चयन की औपचारिकता की परिपूर्ति मात्र की थी। 1999 लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में इंडिया टुडे ने लिखा है, भाजपा के निर्विवाद नेता और करगिल के नायक वाजपेयी आज उतने ही लोकप्रिय हैं जितने इंदिरा और राजीव गांधी अपने स्वर्णिम दिनों में थे। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव जैसे माहौल वाले इस संसदीय चुनाव में वाजपेयी एकमात्र उम्मीदवार होने की छाप छोड़ते हैं। संघ परिवार में अपने विरोधियों से लेकर जनता दल संयुक्त के रूप में मिले नए सहयोगियों तक के लिए प्रधानमंत्री सत्तारूढ़ गठजोड़ को चुनाव जिताने वाले शख्सियत बन गए हैं। यह वाजपेयी का अंतिम चुनाव हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से ही उन्हीं का चुनाव साबित होने जा रहा है। डॉक्टर विमला शुक्ल के अनुसार इस प्रकार से निर्वाचित प्रधानमंत्री की निश्चित रूप से प्रधानमंत्री भूमिका होगी। इसमें वास्तव में संसदीय दल अपने नेता प्रधानमंत्री का निर्वाचन कर देता है। वह प्रत्यक्ष जनता द्वारा अपनी शक्ति को प्राप्त करता है। यदि प्रधानमंत्री समझे कि संसद जनता का उचित प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है तो वह राष्ट्रपति से कहकर संसद को भंग कर नए निर्वाचन के लिए उपयुक्त समय निश्चित कर सकता है। क्या भारत प्रधानमंत्री व्यवस्था की ओर जा रहा है? इससे यह अभिप्राय नहीं है कि भारत में संसद व्यर्थ ही
व्यर्थ की महत्वहीन संस्था हो गई है। इसका यही अभिप्राय है कि संसदात्मक संस्थाओं के क्रियाशील होते हुए भी भारत में प्रधानमंत्री के पद और स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। प्रधानमंत्री देश की राजनीति का मेहराब बन गया है। प्रधानमंत्री राज्य रूपी जहाज का चालक बन गया है। प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री कार्यकाल पर पूर्ण नियंत्रण होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल उसी प्रकार कार्य करने लगा है जिस प्रकार अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाले देश अमेरिका के राष्ट्रपति का व्हाइट हाउस। प्रधानमंत्री की प्रधानता का प्रमुख कारण यह है कि वह एक ऐसे दल का नेता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। प्रधानमंत्री की सारी शक्ति दल के संगठन और दल से मिलने वाले समर्थन पर निर्भर है। प्रधानमंत्री व्यवस्था या प्रधानमंत्री पद का राष्ट्रपतिकरण के अभ्युदय के 3 कारण बताए जाते हैं। पहला, चुनाव में व्यक्ति पूजा का महत्व। दूसरा, मंत्रिपरिषद के गठन और कार्यवाही में प्रधानमंत्री की भूमिका। तीसरा, प्रधानमंत्री के निर्णयों के क्रियान्वयन में नौकरशाहों की भूमिका। भारत में प्रधानमंत्री पद के राष्ट्रपतिकरण प्रधानमंत्री व्यवस्था का प्रथम विस्मयकारी उदाहरण 1971, 1980, 1984, 1989 एवं 1999 के आम चुनाव में खोजा जा सकता है, क्योंकि ये चुनाव वास्तव में व्यक्तियों का टकराव थे। प्रधानमंत्री व्यवस्था के अभ्युदय का दूसरा उदाहरण हमें प्रधानमंत्री के अपने मंत्रिपरिषद के प्रति व्यवहार में देखने को मिलता है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने मंत्रिपरिषद की उपेक्षा करते हुए किचन कैबिनेट से काम चलाने की आदत डाली। इंदिरा गांधी कैबिनेट की स्वीकृति लिए बिना ही देश में आपात स्थिति 1975 लागू कर दी। भारत के प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को सहयोगियों का समूह नहीं बल्कि रक्षकों की टोली, पैलेस गार्ड मानने लग गए। तृतीय प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण निर्णयों के क्रियान्वयन में प्रधानमंत्री कार्यालय के नौकरशाहों पर निर्भर रहने की परंपरा विकसित कर ली। शिमला सम्मेलन के समय डीपी धर, बांग्लादेश से वार्ता के समय पीएन हक्सर, श्रीलंका की तमिल समस्या के समाधान हेतु जी पार्थ सारथी, पाकिस्तान से संवाद कायम करने में ब्रजेश मिश्र की भूमिका, सुपर विदेश मंत्री की भूमिका दिखाई देती थी। भारत में प्रधानमंत्री ने अपने हाथों में इतनी अधिक शक्ति केंद्रित कर ली है कि छोटे बड़े सभी कार्य केवल उनकी इच्छा से ही होते हैं। जिस तरह इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने मंत्रियों को रखा और कुछ को निकाला, उससे यह स्पष्ट हो गया कि प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की स्थिति को हास्यास्पद बना दिया। डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी के अनुसार संस्थागत रूप में मंत्रिमंडल के मंत्री प्रधानमंत्री के अभिकर्ता और प्रतिनिधि बनने की प्रक्रिया में अधिक और प्रधानमंत्री रूपी मेहराब को साधने वाले स्तंभ कम हैं। मंत्रिमंडल की कोई नहीं सुनता, प्रत्येक निर्णय प्रधानमंत्री का होता है। मंत्रिमंडल तो एक पंजीकरण करने वाली संस्था बन गई है जो प्रधानमंत्री के आदेशों व अनुभवों को लिपिबद्ध कर उन्हें अनौपचारिक रूप से अनुमोदित करती है। फिर भी यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि भारत में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ चाहे जितनी हो जाए, संसद वह नींव है जिस पर प्रजातंत्र की भव्य इमारत खड़ी है। संसद वह स्रोतस्विनी है जो अपनी अविरल, निर्मल और उन्मुक्त धारा से प्रजातंत्र के हर क्षेत्र को सींचती है, जिससे राष्ट्र को पोषण मिलता है। संसद प्रजातंत्र देश का नाभि है जहाँ उसके प्राण बसते हैं और देश का जीवन हर घड़ी सांस लेता है। संसद में कई दल है और कांग्रेस लंबे समय तक बहुमत दल की स्थिति में रही है, तो भी यह कहना ठीक ना होगा कि विरोधी दलों की एकदम अवहेलना की जाती है। जब जब सरकार को ऐसे गंभीर प्रश्नों से जूझना पड़ा जिनका संबंध अखिल राष्ट्र के कल्याण अथवा सुरक्षा से हो, तब तब प्रधानमंत्री ने विरोधी दलों के नेताओं से विचार विमर्श किया और सरकारी निर्णयों को सर्वदलीय निर्णयों के स्तर तक उठाया। सन 1962 के चीनी आक्रमण के समय, 1965 और 1971 के पाकिस्तानी आक्रमण के समय
जितने प्रमुख निर्णय लिए गए उन सब के बारे में किसी न किसी रूप में विरोधी दलों के साथ बातचीत की गई थी और 1983 से 84 के वर्षों में पंजाब की निरंतर यानी लगातार बिगड़ती हुई स्थिति पर प्रधानमंत्री ने अनेक बार विपक्षी दलों से परामर्श किया। मई से जुलाई 1999 के कारगिल संघर्ष के दौरान प्रधानमंत्री ने दो बार सर्वदलीय बैठक बुलाई और दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान अपहरण की घटना के समय भी सर्वदलीय बैठक बुलाकर विपक्षी दलों से विचार विमर्श किया। अमेरिका की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कांग्रेस के सहयोग के बिना भी 4 वर्ष तक अपने संविधान प्रदत्त कार्यों का निर्वाह कर सकता है, जबकि भारत का प्रधानमंत्री अनेक नियंत्रणों में कार्य करता है। ऐसी स्थिति में यह कहना समीचीन प्रतीत नहीं होता कि भारत में प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था की स्थापना हो रही है। भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियों पर कतिपय महत्वपूर्ण नियंत्रण इस प्रकार है। लिखित संविधान। भारत का संविधान लिखित है, जैसा कि आप जानते हैं, और प्रधानमंत्री को कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग लिखित संविधान की सीमाओं के भीतर ही करना होता है। संघ व्यवस्था। भारत में संविधान द्वारा संघ व्यवस्था की स्थापना की गई है। संघ व्यवस्था के प्रावधानों के अनुसार राज्यों को प्राप्त विषयों पर केंद्रीय संसद को कानून बनाने की छूट नहीं है। प्रधानमंत्री की कार्यपालिका शक्ति केवल उन्हीं विषयों तक सीमित है जिन पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। अन्य नियंत्रण। तीसरा नियंत्रण प्रधानमंत्री पर संसदीय नियंत्रण है। प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा के समर्थन के बिना वह कुछ नहीं कर सकता। लोकसभा प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछती है, उसके विरुद्ध यानी प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव ला सकती है और उसे त्याग पत्र देने के लिए भी बाध्य कर सकती है। लोकसभा द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पारित करने की शक्ति अब केवल सैद्धांतिक नहीं रह गई है, यानी प्रैक्टिकली है। जुलाई 1979 में मोरारजी मंत्रिमंडल ने अविश्वास प्रस्ताव के कारण ही पद त्याग किया था। लोकसभा का समर्थन न रहने के कारण विश्वनाथ प्रताप सिंह 1990, चंद्रशेखर 1991, अटल बिहारी वाजपेयी 1996 एवं 99, HD देवगौड़ा 1997 तथा इंद्र कुमार गुजराल 1997 नवंबर को प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा। दलीय नियंत्रण। प्रधानमंत्री पर दलीय नियंत्रण भी होता है। उसकी सारी शक्ति दल के संगठन और दल से मिलने वाले समर्थन पर निर्भर है। एक बार उसका दल छोड़ दे, दल से निकाल दे, तो उसका राजनीतिक भविष्य अंधकारमय हो जाता है और उसकी सत्ता क्षण भर में समाप्त हो जाती है। लोकमत का नियंत्रण भी होता है प्रधानमंत्री पर। प्रधानमंत्री की शक्ति का प्रयोग सदा आलोचना की कसौटी पर कसा रहता है और लोकमत के अनुसार ढलता है। उसे अगले चुनाव का खतरा सदैव बना रहता है। अगर कोई प्रधानमंत्री ऐसा कार्य नहीं कर सकता जिसे लोकमत पसंद ना करे। हम्फ्री बर्कले ने अपनी पुस्तक द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर में कहा है कि संसद की संप्रभुता एवं प्रधानमंत्री पर नियंत्रण को स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री के शक्तियों में कमी की जानी आवश्यक है। उसकी प्रधानमंत्री शक्तियों को ही नहीं बल्कि सुप्रा प्रेसिडेंशियल पावर्स को नियंत्रित करने के लिए बर्कले ने कुछ सुझाव दिए हैं। उसके अनुसार प्रधानमंत्री से संसद भंग करने का अधिकार छीन लिया जाना चाहिए। संसद को कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त करके प्रधानमंत्री की अवधि निश्चित कर देनी चाहिए। प्रधानमंत्री का कार्यकाल अधिकतम 8 वर्ष होना चाहिए। प्रधानमंत्री के अधिकार और कार्य या प्रधानमंत्री की भूमिका। प्रधानमंत्री को क्या अधिकार है, वो क्या कार्य करता है और उसकी क्या भूमिका होती है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री के दायित्वों के संबंध में 30 जुलाई 1957 में कहा था, मैं जानता हूँ कि प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य है और संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री उस कील के सदृश है, उस कील के समान है जो सरकार रूपी चक्र की धुरी पर लगी है और चक्र को गिरने से रोके रहती है। प्रधानमंत्री के कार्य इतने अधिक और इतने विविध प्रकार के हैं कि उन्हें एक साथ एक स्थान पर सूचीबद्ध करना बड़ा कठिन है। वह सरकार की नीतियों का प्रमुख प्रवक्ता एवं राष्ट्र का नेता है।
संक्षेप में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्यों की चर्चा इस प्रकार की जा सकती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि प्रधानमंत्री वास्तव में मंत्रिमंडल भवन के वृत्त खंड की मुख्य आधारशिला है और जब तक हम उस उक्त पद को इतनी अधिकारपूर्ण स्थिति प्रदान न करें कि वह स्वविवेक से मंत्रियों की नियुक्ति तथा पदच्युति कर सके, तब तक मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व प्राप्त नहीं हो सकता। मंत्रियों की नियुक्ति तथा पदच्युति में राष्ट्रपति का कोई हाथ नहीं होता, क्योंकि संविधान में स्पष्टतः उल्लिखित है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सम्मति से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री को अपने सहयोगियों का चयन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद के साथ उसी को कार्य करना है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री के कार्यों या आचरण से असंतुष्ट होने के कारण उससे त्यागपत्र मांग सकता है, जैसा कि श्रीमती गांधी ने उप प्रधानमंत्री एवं तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई को 1969 में मंत्रिपरिषद से इस कारण से हटा दिया कि वे उनकी वित्त संबंधी नीतियों से संतुष्ट नहीं थी। यदि कोई मंत्री प्रधानमंत्री से मतभेद होने पर भी त्यागपत्र नहीं देता है, तो प्रधानमंत्री उस मंत्री को पदच्युत करने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। पंडित नेहरू के कार्यकाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्री C.D. देशमुख और श्री T.T. कृष्णामाचारी ने तथा श्रीमती गांधी के कार्यकाल में श्री छागला, श्री पुनाचा आदि मंत्रियों ने प्रधानमंत्री से मतभेद होने के कारण त्यागपत्र दे दिए थे। प्रधानमंत्री को किसी भी मंत्री की पदोन्नति या पदोन्नति का भी अधिकार है, यानी प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री का प्रमोशन भी कर सकता है और डिमोशन भी कर सकता है। मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण भी प्रधानमंत्री को ही करता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री के द्वारा ही मंत्रिपरिषद की कार्यसूची निर्धारित की जाती है। मंत्रिपरिषद की सारी गतिविधियों एवं कार्यवाहियों का संचालन प्रधानमंत्री ही करता है। यद्यपि मंत्रिमंडल के निर्णय मतदान के आधार पर ही लिए जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का प्रभाव एवं सलाह निर्णय पर पहुंचने के लिए निर्णायक होते हैं। प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद की एकता तथा सुदृढ़ता कायम रखता है। उसे मंत्रियों में यह भावना पैदा करनी होती है कि हम सब एक साथ तैरते हैं या सब साथ साथ डूबते हैं। मंत्रियों में यदि कोई मतभेद उत्पन्न होता है, तो प्रधानमंत्री मध्यस्थता द्वारा उनमें पुनः एकता स्थापित करता है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री से उसके विभाग की सूचना मांग सकता है। संक्षेप में प्रधानमंत्री समस्त मंत्रिपरिषद एवं प्रशासन का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करता है। वह उस कड़ी के समान है जिसके द्वारा समस्त प्रशासन को एक सूत्र में बांधा जा सकता है। मंत्रिपरिषद तथा प्रशासन का मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय स्थापित करते हुए शासन की विभिन्न क्रियाओं को एक दूसरे से संबद्ध करता है। यह कहना सत्य प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्माण, जीवन तथा मृत्यु का केंद्र बिंदु है। भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में मंत्रिमंडल के मंत्रियों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला, वे मंत्री जो मंत्रिमंडल में लिए जाने से पूर्व भी दल में अपनी स्वतंत्र स्थिति रखते थे। दूसरा, वे मंत्री जो मंत्रिमंडल में लिए जाने से पूर्व भी प्रभावशाली थे और मंत्रिमंडल में आकर अधिक महत्वपूर्ण बन गए। तीसरा, वे लोग जो केवल इसलिए महत्वपूर्ण बन गए क्योंकि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। प्रथम वर्ग के मंत्रियों से परामर्श लेना तथा उन्हें विश्वास में रखना प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक हो जाता है। द्वितीय वर्ग के मंत्रियों का परामर्श लेकर भी प्रधानमंत्री सुविधा अनुसार उनकी उपेक्षा कर सकता है, जबकि तृतीय श्रेणी के मंत्रियों की उपेक्षा बड़ी आसानी से की जा सकती है। V.K. कृष्ण मेनन ने प्रधानमंत्री के बारे में लिखा है, मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री सर्वशक्तिशाली नहीं है। सामान्य धारणा के अनुसार वह समकक्षों में प्रथम है। उसके बावजूद वह प्रमुख तो है ही, चूँकि वह समकक्षों में ऐसा है। इसलिए प्रश्न उठता है कि अपने किसी समकक्षी उसके साथ है तथा कितने साथ नहीं है। इसके अलावा समकक्षियों के साथ होने के कारण वह उनसे उसी ढंग से बात भी कर सकता है।
प्रधानमंत्री और संसद। भारत में प्रधानमंत्री लोकसभा का भी नेतृत्व करता है। भारत में प्रधानमंत्री लोकसभा का भी नेतृत्व करता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के कारण प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। प्रथम, शासन की नीतियों एवं मुख्य कार्यों की घोषणा लोकसभा में प्रायः प्रधानमंत्री करता है। द्वितीय, लोकसभा के सदस्यों द्वारा गंभीर मामलों पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी प्रायः प्रधानमंत्री ही देता है। तृतीय, जब मंत्रियों द्वारा संसद को संतोषपूर्वक उत्तर नहीं दिए जाते हैं तब संसद प्रधानमंत्री को अंतिम वक्ता और नीति के स्रोत के रूप में देखती है। चतुर्थ, शासकीय विधेयकों को प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार तैयार किया जाता है। पंचम, देश की वित्त व्यवस्था और वार्षिक बजट को निर्धारित करने में भी प्रधानमंत्री का हाथ होता है। षष्ठम, अपने दल की नीतियों का क्रियान्वयन कराने और दल में अनुशासन एवं एकता कायम रखने हेतु प्रधानमंत्री दलीय सचेतक के माध्यम से आदेश प्रसारित करता है। अंत में प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति साधारणतया लोकसभा को भंग करता है। भारत में प्रधानमंत्री ने चतुर्थ एवं लोकसभा को जिन परिस्थितियों में भंग करवाया उससे उसकी शक्ति का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। इस शक्ति के यथार्थ प्रयोग से संसद सदस्य आतंकित किए जा सकते हैं। यदि उन्होंने प्रधानमंत्री के मार्ग में रोड़े अटकाने की कोशिश की तो उन्हें भयभीत करके अंकुश में रखा जा सकता है। संसद में बहुमत दल का नेता होने के कारण प्रधानमंत्री आवश्यक विधि निर्माण करवा सकता है। संविधान संशोधन करवाना भी प्रधानमंत्री की ही इच्छा का परिणाम होता है, लेकिन विधि निर्माण और संविधान संशोधन का निर्णय लेते समय प्रधानमंत्री को लोकमत और संसदीय विपक्ष की मनोभावनाओं को ध्यान में रखना होता है। वस्तुतः प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और संसद अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उन्हें अपदस्थ कर सकती है। संसद जो है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर सकती है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। भारतीय संविधान की कार्यप्रणालियों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राष्ट्रपति नाम मात्र के औपचारिक प्रधान हैं और वास्तविक कार्य प्रमुख प्रधानमंत्री ही है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान निर्मात्री सभा में कहा था कि हमारे राष्ट्रपति की वह स्थिति है जो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत सम्राट की है। वह राष्ट्रपति जो है राज्य का प्रधान है, किंतु कार्यपालिका का नहीं। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र पर शासन नहीं करता, वह राष्ट्र का प्रतीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संविधान सभा में कहा था कि हम सरकार की इस मंत्रिमंडलीय व्यवस्था पर बल देना चाहते हैं कि वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल और व्यवस्थापिका में ही निहित है, न कि राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता, इसलिए वह बैठक में भाग नहीं लेता। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच एक कड़ी के सदृश कार्य करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच एक कड़ी के जैसा कार्य करता है। हमारे संविधान में प्रधानमंत्री की इसी प्रकार की भूमिका को अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मान्यता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को प्रेषित किए जाएंगे। इस प्रकार प्रधानमंत्री संसद की पूरी जानकारी राष्ट्रपति को देते हैं, जिससे प्रधानमंत्री वह कड़ी बन जाता है जो राष्ट्रपति और संसद को जोड़ती है। भारतीय राजनीति की कार्यप्रणाली के परिप्रेक्ष्य में यह एक तथ्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता कि अब तक जो भी राष्ट्रपति हुए हैं वे न्यूनाधिक रूप से औपचारिक या संवैधानिक राज्य प्रधान ही रहे हैं और उन्होंने अपनी इस स्थिति को चाहे अनचाहे स्वीकार किया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा डॉक्टर राधाकृष्णन पंडित नेहरू के समकालीन थे, किंतु वे सलाहकार और संवैधानिक प्रधान ही बने रहे। तृतीय, चतुर्थ और पंचम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पसंद के व्यक्ति थे। राष्ट्रपति गिरी के निर्वाचन में प्रधानमंत्री को अनेक संघर्ष झेलने पड़े एवं अपने दल के महंतों से शत्रुता मोल लेनी पड़ी। राष्ट्रपति श्री अहमद और ज्ञानी जैल सिंह श्रीमती गांधी के अपने विश्वास एवं भरोसे के राष्ट्र
अध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पारस्परिक संबंध अनेक तत्वों, राजनीतिक परिस्थितियों, तत्कालीन घटनाओं के साथ साथ उनके व्यक्तित्वीय समीकरण, सत्तारूढ़ दल में दोनों की स्थिति, संसद का दलीय संगठन, जनता में दोनों की लोकप्रियता, राजनीतिज्ञों के राष्ट्रपतीय भूमिका के बारे में विचारों तथा प्रधानमंत्री के दल, कैबिनेट, संसद, राज्यों और जनता में स्थान से निर्धारित होते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश और दल में अपनी प्रतिष्ठापूर्ण स्थिति। नेहरू की अनिच्छा के बावजूद दोनों बार अपने राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन एवं सत्ता पद अनुक्रम में समान शक्ति, प्रतिष्ठा और अपने प्रभाव के कारण अपनी संवैधानिक औपचारिक भूमिका के बावजूद प्रधानमंत्री नेहरू पर संयत प्रभाव डाल सकने की स्थिति में थे। उन्होंने प्रधानमंत्री की अनिच्छा के बावजूद पटेल के दाह संस्कार, सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में भाग लिया। चीन के प्रति नेहरू की नीति, जमींदारी उन्मूलन विधेयक तथा हिंदू कोड बिल पर उन्होंने अपनी आपत्ति को स्पष्ट अभिव्यक्त किया। डॉक्टर राधाकृष्णन एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने 5 वर्ष के शासनकाल में 3 प्रधानमंत्रियों, नेहरू, शास्त्री एवं इंदिरा गांधी के साथ राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। नेहरू के अंतिम दिनों में चीनी आक्रमण के पश्चात उनकी विदेश नीति की असफलता, पराजय से पतित लोकप्रियता तथा शारीरिक अक्षमता के कारण जब प्रधानमंत्री की सत्ता धुंधली पड़ने लगी थी तो सत्ता का केंद्र बिंदु प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति राधाकृष्णन की ओर परिवर्तित होने लगा था। भारतीय नेतागणों ने उनसे मिलना और परामर्श करना बढ़ा दिया था। 1962 में सुरक्षा मंत्री कृष्ण मेनन को कैबिनेट से बाहर करवाने में डॉक्टर राधाकृष्णन ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। शास्त्री जी के कार्यकाल में राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन का प्रधानमंत्री पर संयत प्रभाव स्थापित हो गया था, जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को प्रभावित करने में असमर्थ रहे। राष्ट्रपति की शैक्षणिक विद्वता, विदेश यात्राएं, विशेषकर सोवियत रूस, सुब्रमण्यम और अल्गेसन के त्यागपत्र पर मध्यस्थ की भूमिका की महत्वपूर्ण भूमिका एवं सरकार की सार्वजनिक आलोचनाओं में राष्ट्रपति के संयत प्रभाव को परिलक्षित किया जा सकता है। श्रीमती गांधी ने 5 राष्ट्रपतियों डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद एवं ज्ञानी जैल सिंह के साथ कार्य किया। श्रीमती गांधी के प्रारंभिक काल में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही परस्पर संयत या सीमित प्रभाव डाल सकने की स्थिति में थे। दल, संसद, कैबिनेट में प्रधानमंत्री की कमजोर स्थिति और अस्थिर राजनीतिक परिस्थितियों ने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति की सरकारी आलोचनाओं को उग्र कर दिया था। उन्होंने नंदा को गृह विभाग से न हटाने, आम निर्वाचन वर्ष में कैबिनेट में क्रांतिकारी परिवर्तन न करने का प्रधानमंत्री को परामर्श देकर अपने इस संयत प्रभाव को उपयोग किया। दूसरी ओर नवंबर 1966 में कैबिनेट परिवर्तन से राष्ट्रपति को अनभिज्ञ रखने, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू करवाने एवं उन्हें पुनः राष्ट्रपति न बनाने के निर्णय में प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति पर सीमित प्रभाव को परिलक्षित किया जा सकता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद पर क्रमशः प्रधानमंत्री का दुर्जेय प्रभाव स्थापित हो गया था। वी गिरी के निर्वाचन की सफलता एवं विभिन्न संयंत्रों पर श्रीमती गांधी के शक्तिशाली प्रभाव स्थापित हो जाने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री भूमिका की ओर अग्रसर होना प्रारंभ कर दिया था। श्री अहमद ने अपने शासनकाल में संवैधानिक प्रमुख की भूमिका का ही प्रतिपादन किया था। उनकी बढ़ती हुई उम्र और गिरते हुए स्वास्थ्य ने उन्हें राष्ट्रपति भवन की शोभा का प्रतीक मात्र ही बनकर रहने दिया। अपने कार्यकाल में उन्हें अनेक आदेशों, दस्तावेजों, अध्यादेशों एवं संवैधानिक संशोधनों पर इच्छा या अनिच्छा से हस्ताक्षर करने पड़े। 25 जून 1975 की रात्रि को 11:45 बजे उन्होंने श्रीमती गांधी द्वारा प्रस्तुत आंतरिक आपातकाल की घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिए। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा स्वयं राष्ट्रपति को अलंकार बना देने के प्रयत्नों का भी प्रकट रूप से उन्होंने कोई विरोध नहीं किया।
नीलम संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से विरोधी दलों के सहयोग से राष्ट्रपति पद पर चुने गए। यह पहला अवसर था जबकि भारत के राष्ट्रपति को बिना किसी चुनाव के निर्विरोध नियुक्त किया गया। वे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से अधिक शक्तिशाली थे क्योंकि मोरारजी कमज़ोर थे और उनकी दलीय स्थिति सुदृढ़ नहीं थी। बाद में चरण सिंह की कामचलाऊ सरकार की काल अवधि में तो राष्ट्रपति राष्ट्र के भाग्य विधाता ही बन गए। उन्होंने देश की आम जनता के मस्तिष्क पर यह छाप डाल दी थी कि वे भारत के शक्तिहीन राष्ट्रपति नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मंत्रिमंडल की सिफारिश को पुनः विचार के लिए लौटाकर अक्टूबर 1997 राष्ट्रपति KR नारायण ने वह प्रतिष्ठा अर्जित कर ली जो उनके कई पूर्ववर्ती अपने समूचे कार्यकाल में हासिल ना कर सके। हर तरह के दबावों के आगे झुककर प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल राजनीतिक शटलकॉक बनकर रह गए। रोमेश भंडारी की बर्खास्तगी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री अपनी विश्वसनीयता ही गंवा बैठे। भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में यह कहना सत्य है कि प्रत्येक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन में एक मैत्रीपूर्ण व्यक्तित्व का होना पसंद करता है। श्री हरीश खरे के अनुसार प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के व्यक्तित्व का पारस्परिक सामंजस्य राष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री द्वारा अदा की गई भूमिका, प्रधानमंत्री की राजनीतिक प्रतिष्ठा तथा देश की सामान्य राजनीतिक स्थिति दोनों के पारस्परिक संबंधों के स्वरूप का निर्धारण करेंगे। कुल मिलाकर जिस प्रकार भारत में संविधान का कार्यान्वयन हुआ है उससे निसंदेह प्रधानमंत्री की स्थिति दृढ़ हुई और राष्ट्रपति स्वर्णिम शून्य ही रही है। स्वर्णिम शून्य ही रहे हैं। प्रधानमंत्री और दल। भारत में प्रधानमंत्री अपने दल का यथार्थ में ही नेता होता है। प्रधानमंत्री से मतभेद होने पर दल के अध्यक्ष को सदैव मुंह की खानी पड़ती है। पंडित नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में आचार्य कृपलानी और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे शक्तिशाली दल के अध्यक्षों को झुकना पड़ा। पंडित नेहरू ने तो कुछ समय तक दल की बागडोर भी अपने हाथों में रखी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी भी कांग्रेस पार्टी का करिश्माती सितारा बनकर उभरी। सन 1969 में जब दल में हाईकमान ने उनकी इच्छाओं का अनादर कर संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति का पद का प्रत्याशी घोषित किया तो प्रधानमंत्री ने राजनीतिक चतुराई से उसका विरोध किया और राष्ट्रपति चुनाव में खुले मतदान की मांग की। श्री गिरि को विजयी बनाया। श्री निजलिंगप्पा को अध्यक्ष पद से हटाया गया और नई कांग्रेस की नींव डाली। दल का वास्तविक नेता प्रधानमंत्री ही है और कांग्रेस अध्यक्ष तो वैधानिक अध्यक्ष मात्र है। सन 1971 में लोकसभा तथा 1972 के राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन में दलीय प्रत्याशियों के चयन में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रधानमंत्री द्वारा ही यह निर्णय किया जाने लगा कि राज्यों में दल का नेतृत्व किसके हाथ में होगा। लोकसभा और विधानसभाओं के जिन निर्वाचन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री पहुंच गई वहां दलीय प्रत्याशियों को अद्भुत सफलता प्राप्त होती थी। पंचम, सप्तम और अष्टम दिसंबर 1984 लोकसभा का निर्वाचन तो प्रधानमंत्री का ही निर्वाचन था। जनता कांग्रेस दल के बजाय प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करने के लिए उनके दल के पक्ष में मतदान करती है। दल की नीतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का श्रेय प्रधानमंत्री को ही है। 7वीं लोकसभा चुनावों के बाद श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री पद के साथ साथ कांग्रेस ई की अध्यक्ष और अपने दल की एकमात्र नेता थी और 1984 से 89 के वर्षों में राजीव गांधी के संबंध में भी यही स्थिति रही। PV नरसिंह राव प्रधानमंत्री के साथ साथ कांग्रेस ई के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे। वस्तुतः दल में प्रधानमंत्री की भूमिका 3 तथ्यों पर निर्भर करती है। पहला, प्रधानमंत्री और दलीय अध्यक्ष में से किसने किसके चुनाव में क्या भूमिका अदा की। दूसरा, क्या प्रधानमंत्री संसदीय दल की शक्ति का मूल स्रोत है। नेहरू जी के नेतृत्व में संसदीय दल का व्यवहार उन स्कूली बच्चों के समान था जो अपने शिक्षक से डरते हैं तथा उसकी बात ध्यान से सुनते हैं। तीसरा, क्या प्रधानमंत्री को जनता का समर्थन और विश्वास प्राप्त है। प्रधानमंत्री
श्रीमती इंदिरा गांधी को जन समर्थन प्राप्त होने से ही 1969 में दल विभाजन के समय उन्होंने दल के रूढ़िवादी नेताओं की अधिक चिंता नहीं की। श्रीमती गांधी की तुलना में मोरारजी देसाई, चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर दुर्बल प्रधानमंत्री साबित हुए। मोरारजी, चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर आदि का अपने अपने दलों पर कोई कठोर नियंत्रण नहीं था। वे दल के सर्वमान्य नेता होने के बजाय गुटों के नेता मात्र थे। 1996-97 में HD देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल बिना किसी दलीय आधार के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। वस्तुतः वे संयुक्त मोर्चे के घटक दलों के आपसी समझौतावादी रुझान की उपज थे। प्रधानमंत्री और नीति निर्माण। भारत की परराष्ट्र एवं राष्ट्र नीति के निर्माता के रूप में प्रधानमंत्री की स्थिति अत्यंत प्रभावशाली है। जहां ब्रिटिश प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के प्रमुख प्रवक्ता हैं, वहां भारत के प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के प्रमुख प्रवक्ता होने के साथ साथ नीति निर्माता भी है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नेहरू तो स्वयं महत्वपूर्ण नीति की घोषणा कर देते थे और कभी कभी उनके सहयोगियों को भी समाचार पत्रों द्वारा घोषित निर्णय की सूचना मिलती थी। आज प्रधानमंत्री का कार्यकाल देश की नीति निर्धारण का प्रधान स्रोत है। यदि अन्य मंत्रियों ने प्रधानमंत्री के जानकारी के बिना कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया है तो उसमें परिवर्तन की बहुत अधिक संभावना रहती है। बैंक राष्ट्रीयकरण, संविधान संशोधन आदि जितने भी क्रांतिकारी निर्णय लिए गए वे सब प्रधानमंत्री के ही निर्णय थे। वस्तुतः प्रधानमंत्री सभी महत्वपूर्ण नीतियों का निर्धारण करता है। इन सभी नीतियों में वह सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में वह भाग लेता है तथा देश की नीतियों को स्पष्ट करता है। राष्ट्र के नाम संदेश में वह जनता के समक्ष अपनी सरकार की नीतियों को प्रस्तुत करता है। यूनाइटेड फ्रंट की सरकार 1996-97 में नीति निर्माता निकाय के रूप में प्रधानमंत्री की स्थिति का ह्रास हुआ। प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल नीतिगत फैसले लेने में अपने को अक्षम पाते। प्रधानमंत्री और आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल में प्रधानमंत्री की शक्तियों में वृद्धि हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 तक में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है। यथार्थ में इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री ही करता है। सन 1962 में बर्बरतापूर्ण चीनी आक्रमण के समय प्रधानमंत्री श्री नेहरू ने संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग किया था, किंतु सैनिक पराजय के कारण उनकी आलोचना हुई। 1965 में पाकिस्तानी आक्रमण के समय इन शक्तियों का प्रयोग लाल बहादुर शास्त्री ने किया था और उनका व्यक्तित्व देश के क्षितिज पर इतने प्रभाव के साथ उभरा कि उन्हें अपने अस्तित्व के लिए दल के दूसरे नेताओं पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रही। सन 1971 के दिसंबर में इन शक्तियों का प्रयोग पाकिस्तानी आक्रमण का सामना करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। बांग्लादेश को मुक्त करवा के स्वतंत्र विदेश नीति का प्रतिपादन करते हुए इंदिरा गांधी ने संकट की इस घड़ी में राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान दिलवाया। संसद ने संकट काल के दौरान उनका पूर्ण समर्थन किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें राष्ट्र के सर्वोच्च नेता की स्थिति प्राप्त हो गई। प्रधानमंत्री और राज्य। भारत में संविधान द्वारा अमेरिका की भांति संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, परंतु भारतीय प्रधानमंत्री का पद राज्यों की राजनीति का भी चालक बन गया है। इस दृष्टि से अमेरिकी राष्ट्रपति की स्थिति अत्यंत गौण है। वस्तुतः वह राज्यों की राजनीति को नियंत्रित नहीं कर सकता, उल्टा उसे अपनी प्रशासनिक सफलता के लिए राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली सीनेट पर निर्भर रहना पड़ता है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति का यथार्थ निर्णय भारत में प्रधानमंत्री का ही होता है। राष्ट्रपति तो उसकी औपचारिक घोषणा ही करते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कार्यकाल में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति में भी उनकी पसंद को विशिष्ट महत्व दिया जाने लगा था, जिसके फलस्वरूप राज्य मंत्रिमंडल के निर्माण में भी प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई थी। आज अधिकांश राज्यों की वित्तीय स्थिति दुर्बल है, जिसके फलस्वरूप
प्रधानमंत्री केंद्रीय सहायता के द्वारा भी राज्य को नियंत्रित करता है। नीति आयोग राष्ट्रीय अर्थ नीति का निर्धारण वर्ष 2015 में गठित नीति आयोग द्वारा किया जाता है और प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष है। राष्ट्रों को दी जाने वाली अनुदान सहायता का निर्णय भी इसी संस्था द्वारा किया जाता है और यह संस्था प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही कार्य करती है। प्रधानमंत्री की अनुग्रह शक्तियाँ भारत के समस्त उच्च अधिकारियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति करते हैं। संविधान के द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों में राष्ट्रीय सेवा के उपलक्ष्य में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री इत्यादि सम्मानजनक उपाधियों के वितरण की डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था की गई है। व्यवहार में ये उपाधियां प्रधानमंत्री द्वारा ही स्वीकृत की जाती है। प्रधानमंत्री का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, महानिर्वाचन, प्रधानमंत्री का निर्वाचन, जनरल इलेक्शन, इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। उपयुक्त के अलावा वर्तमान समय में एक अन्य कारण से प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत अधिक मजबूत हो गई है। प्रधानमंत्री अपने राजनीतिक दल का नेता होता है और महानिर्वाचन उसके नाम से ही लड़े जाते हैं। पंडित नेहरू के जीवन काल में सभी महानिर्वाचनों का नारा यही था कि कांग्रेस को वोट देकर पंडित नेहरू के हाथ मजबूत कीजिए और 1971 के लोकसभा चुनावों तथा 1972 में 5वें आम चुनाव सत्ता कांग्रेस ने श्रीमती गांधी के नाम पर लड़े थे। चुनावों में जनता को इंदिरा हटाओ या इंदिरा बचाओ, इन दो में से किसी एक पक्ष में मतदान करना था। प्रधानमंत्री ने इन चुनावों में अपने विरोधियों को प्रतिक्रियावादी बतलाते हुए स्वयं को प्रगतिशील दृष्टिकोण वाला व्यक्ति सिद्ध किया और वे देश की सर्वसाधारण जनता के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने में सफल रही। ऐसे निर्वाचन में जब उस दल को पर्याप्त सफलता प्राप्त हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है और वह देश का सर्वप्रमुख शासक बन जाता है। यह निर्विवाद है कि 1971 और 1972 के चुनावों ने भारत में प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती गांधी की प्रतिष्ठा में बहुत अधिक वृद्धि की, बढ़ोतरी की। 1977 के चुनाव भी कुछ सीमा तक तत्कालीन और संभावित प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर केंद्रित थे और जनवरी 1980 में लोकसभा के निर्वाचन तो प्रधानमंत्री का चुनाव ही थे। 1984 के लोकसभा चुनाव भी प्रधानमंत्री पद पर ही केंद्रित थे। 1989 के लोकसभा चुनाव राजीव गांधी बनाम वीपी सिंह के रूप में जनादेश की स्वीकृति के परिचायक बन गए। फरवरी 1998 के 12वीं लोकसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी को धुरंधर सांसद और प्रधानमंत्री पद के योग्य उम्मीदवार के रूप में पेश किया। 1999 में 13वीं लोकसभा के चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी के लिए जनमत संग्रह बनकर रह गए। इंडिया टुडे के अनुसार वाजपेयी की अपनी लोकप्रियता उनकी पार्टी और सरकार से कहीं ज़्यादा थी, इसलिए इन लोकसभा चुनाव में उनकी लोकप्रियता पर जनमत संग्रह का रूप ले लिया। वर्ष 2014 में 16वीं लोकसभा चुनाव श्री नरेंद्र मोदी के नाम से लड़ा गया और वह पूर्ण बहुमत के साथ भारत के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता और शासक, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम लीडर एंड रूलर ऑफ द कंट्री। एक पंक्ति में प्रधानमंत्री देश का नेता और कुशल शासक होता है। सिद्धांत रूप में ना सही, लेकिन व्यवहार में देश का समस्त शासन प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार ही संचालित होती है। प्रधानमंत्री व्यवस्थापिका से अपनी इच्छा के अनुसार कानून बनवा सकता है और संविधान में आवश्यक संशोधन करवाकर सर्वोच्च न्यायालय को भी बहुत कुछ सीमा तक अपनी इच्छा के अनुसार चलने के लिए बाध्य कर सकता है। मंत्रिपरिषद में उसकी स्थिति सर्वोपरि होती है। कभी कभी परिस्थितियों वश भले ही उसे अपने सहयोगियों के सामने झुकना पड़े, लेकिन अंतिम रूप में प्रधानमंत्री के निर्णय ही मान्य होते हैं। देश की जनता हो या संसद, राज्य सरकारें हो या प्रधानमंत्री का अपना राजनीतिक दल, हर कोई नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री की ओर ही देखता है। व्यवहार के अंतर्गत प्रधानमंत्री पदधारी व्यक्तियों ने
इस पद की शक्ति और सम्मान में बहुत अधिक वृद्धि की है। प्रधानमंत्री की स्थिति, पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रधानमंत्री का पद सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पद है। यदि कोई प्रभावशाली व्यक्ति इस पद पर नियुक्त हो जाता है तो इस पद का महत्व लगातार बढ़ता जाता है। जेनिंग्स ने लिखा है, प्रधानमंत्री के पद की स्थिति अवश्य ही वह होगी जो उस पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति बनाना चाहेगा और अन्य मंत्री उसे बनने देंगे। भारतीय प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहना सर्वथा भ्रममूलक है। उसकी शक्ति इतनी व्यापक है जितनी विश्व के किसी शासक, यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति को भी प्राप्त नहीं है। तथ्य तो यह है कि सभी दृष्टियों से शक्ति अब संसद के हाथों में नहीं रही और न ही मंत्रिमंडल के हाथों में रही है, बल्कि प्रधानमंत्री के हाथ में केंद्रित हो गई है। प्रधानमंत्री का सचिवालय कार्यालय शासन तंत्र का स्थायी अंग बन गया है। संसदीय दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। दल की शक्ति संरचना में प्रधानमंत्री ही सर्वोपरि है तथा उसे दलीय संगठन के निर्देशों के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता। भारत में भी जन निर्वाचन वस्तुतः प्रधानमंत्री का ही निर्वाचन हो गया है। सन 1971 तथा सन 1980, 1984, 1989, 1996, 1998 तथा 1999 के निर्वाचन सही मायने में व्यक्तित्व के ही चुनाव थे। जिस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रपति का व्यक्तित्व अधिक महत्वपूर्ण होता है, न कि उसका दल और दलीय विचारधारा, भारत में भी प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व ही समूचे चुनाव पर छाया रहता है। वस्तुतः भारत में प्रधानमंत्री की विशालतम शक्तियों को देखते हुए उसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कहा जा सकता है। जिस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रपति के सचिवों की स्थिति उनके परामर्शदाताओं के समान है, उसी प्रकार भारत में भी मंत्रियों की स्थिति प्रधानमंत्री के सलाहकारों जैसा ही है। जिस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्णय प्रभावशाली होता है, उसी प्रकार भारत में प्रधानमंत्री का निर्णय ही सर्वोपरि होता है। भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति को प्रकट करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति के बारे में प्रयुक्त उक्तियों का प्रयोग किया जाता है। मोरले ने प्रधानमंत्री के लिए समकक्षों में प्रथम प्राइमस इंटर पेयर्स उक्ति का प्रयोग किया है। विलियम हारकोर्ट ने प्रधानमंत्री को नक्षत्रों के बीच चंद्रमा की उपमा दी। जेनिंग्स ने प्रधानमंत्री को सूर्य के सदृश माना, जिसके चारों ओर समस्त ग्रह घूमते हैं। लेकिन ये सब उक्तियाँ भारतीय प्रधानमंत्री की स्थिति का यथार्थ मूल्यांकन करने में असमर्थ है। प्रैक्टिकली व्यवहार में पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्थिति किसी भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री से अधिक शक्तिशाली और प्रतिष्ठा की रही है। पंडित नेहरू समकक्षों में प्रथम ही नहीं थे, बल्कि समकक्षों के स्वामी थे। षणमुखम चेट्टी, जॉन मथाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देशमुख इत्यादि की स्थिति नेहरू से मतभेद के कारण क्या हुई, इसका सबको परिज्ञान है। श्रीमती गांधी से मतभेद होने के कारण मोरारजी देसाई, राम सुभग सिंह, MC छागला इत्यादि को भी त्यागपत्र देने पड़े। हाँ, यदि मोरारजी देसाई, चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, PV नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल जैसे व्यक्ति प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री पद की स्थिति दुर्बल हो जाती है। मोरारजी की स्थिति एक मिलीजुली कॉलिशन सरकार के नेता जैसी थी। जनता पार्टी में प्रचलित घटकवाद ने प्रधानमंत्री की स्थिति को काफ़ी आघात पहुंचाया। उनकी पार्टी, जनता पार्टी और सरकार के नेता कई बार एक दूसरे के विरोधी विचार प्रकट कर देते थे। चरण सिंह मिलीजुली सरकार के नेता थे। दल बदलू प्रधानमंत्री होने के कारण जनता में उनके प्रति कोई आस्था नहीं थी और फिर वे श्रीमती गांधी के समर्थन से प्रधानमंत्री बने थे, जिससे उनकी लोकप्रियता काफ़ी कम हो गई। श्री HD देवगौड़ा और श्री इंद्र कुमार गुजराल जैसे प्रधानमंत्रियों के सिर पर संयुक्त मोर्चे की संचालन समिति, स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द यूनाइटेड फ्रंट सवार थी, जो कि प्रधानमंत्री की सत्ता एवं शक्तियों पर नियंत्रण लगाती रही। ऐसी विलक्षण संस्था का निर्माण निर्णय लेने में सहायता करने हेतु नहीं
अपितु प्रधानमंत्री को निर्णय लेने से रोकने हेतु किया गया। महिला आरक्षण विधेयक, लोकपाल की नियुक्ति संबंधी विधेयक, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि, राज्यपालों की नियुक्ति तथा राज्यसभा में विशिष्ट प्रतिभाओं के मनोनयन जैसे संवेदनशील मसलों पर स्टीयरिंग कमेटी कोई भी निर्णय नहीं ले सकी। प्रधानमंत्री का पद इतना अशक्त कभी नहीं हुआ जितना संयुक्त मोर्चे के शासनकाल 1996-98 में रहा। स्टीयरिंग कमेटी ऐसे व्यवहार करती जैसे कि वह सुप्रीम कमांडर हो और प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल का कार्य मात्र उसके निर्णयों का अनुमोदन करना हो। भारत में प्रधानमंत्री के शक्तिशाली होने के अनेक कारण हैं। भारतीय प्रधानमंत्री के शक्तिशाली होने का पहला कारण, प्रधानमंत्री पद को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने व्यक्तित्व के कारण आकर्षण का केंद्र बना दिया। सकधर के अनुसार नेहरू के अपने व्यक्तित्व तथा जन समर्थन के कारण राष्ट्रपति की शक्तियों को ग्रहण लग गया। नेहरू के व्यक्तित्व के संदर्भ में डॉक्टर सुभाष कश्यप लिखते हैं, मुझे लगता है कि यदि पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होने के बजाय प्रथम राष्ट्रपति हुए होते और उतने लंबे समय तक राष्ट्रपति पद पर रहे होते तो आज हमें भारत का संविधान राष्ट्रपतीय पद्धति के अधिक अनुरूप दिखाई देता और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सचमुच में केवल सलाह और सहायता देने के लिए ही रह जाते। भारत में प्रधानमंत्री के शक्तिशाली होने का दूसरा कारण, भारत में अधिकांश महत्वपूर्ण निर्णयों का स्रोत प्रधानमंत्री कार्यालय है और नीति निर्माण में मंत्रिमंडल के बजाय प्रधानमंत्री अपने विशेष सलाहकारों पर अधिक भरोसा करते हैं। प्रधानमंत्री के शक्तिशाली होने का तीसरा कारण, भारत में लंबे समय तक प्रतिपक्ष दुर्बल और असंगठित रहा जिससे प्रधानमंत्री को ना तो कभी चुनौती दी जा सकी और न उसका विकल्प ही प्रस्तुत किया जा सका। भारत में प्रधानमंत्री के शक्तिशाली होने का चौथा कारण, संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का अभाव है। अनिवार्यता उप प्रधानमंत्री दल का वरिष्ठ नेता हो सकता है, अतः वह प्रधानमंत्री का प्रतियोगी बन जाता है। उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की सत्ता और शक्ति के लिए खतरा सिद्ध हो सकता है। इस दृष्टि से उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था न तो प्रधानमंत्री पद के हित में है और न ही भारतीय राज्य व्यवस्था के हित में। फिर भी यह स्मरणीय है कि भारतीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री की स्थिति उसके व्यक्तित्व पर ही निर्भर करती है। जैसा कि सकधर ने कहा है, ऐसा कोई कारण नहीं है कि यह पद सदैव शक्तिशाली ही रहे। दुर्बल प्रधानमंत्री जिसके पीछे अल्प बहुमत है तो कभी भी स्थिति बदल सकती है। यदि राष्ट्रपति अधिक शक्तियां धारण कर ले तो अवैधानिक भी नहीं होगा। पंचम लोकसभा के निर्वाचन से पूर्व तथा 1967 के चुनाव उपरांत प्रधानमंत्री की स्थिति दुर्बल ही रही थी, क्योंकि इस काल अवधि में अपने व्यक्तित्व को निखारने का अवसर प्रधानमंत्री को प्राप्त नहीं हुआ था। कांग्रेस दल के विभाजन के कारण भी उसकी सत्ता दुर्बल हुई, किंतु पंचम लोकसभा में प्राप्त प्रचंड बहुमत में वे राष्ट्रनायक बन गई। बोफोर्स तोपों के मामले में दलाली का रहस्य उद्घाटन होने के कारण राजीव गांधी की स्वच्छता मिस्टर क्लीन पर जो धब्बा लग गया, उसके कारण भी उनकी सत्ता का ह्रास हुआ और वे वोट बटोरने वाली छवि गंवा बैठे। व्यक्तित्व के अतिरिक्त इसके अलावा भी प्रधानमंत्री की स्थिति को निर्धारित करने वाले कुछ अन्य तत्व भी होते हैं। प्रधानमंत्री को अपने राजनीतिक दल में प्राप्त स्थिति, देश की राजनीति में प्रधानमंत्री के दल की स्थिति, तत्कालीन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों तथा व्यावहारिक राजनीति में प्राप्त सफलताएं असफलताएं। भारत में प्रधानमंत्री द्वारा तानाशाहपूर्ण ढंग से कार्य करने की संभावनाएं पूर्णतः गलत है। प्रधानमंत्री नेहरू को भी वे शक्तियां प्राप्त थी जिनका ऊपर समर्थन किया गया है, फिर भी उन्होंने अधिनायक के रूप में कार्य नहीं किया। अधिनायकवादी शैली अपनाने के कारण श्रीमती गांधी 1977 का लोकसभा चुनाव हार गई। निष्कर्षतः भारत में किसी प्रधानमंत्री की सत्ता का आधार बस यही है कि वह राष्ट्र की कितनी सेवा कर सकता है। विगत 68 वर्षों के संवैधानिक इतिहास ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत का प्रधानमंत्री
अपनी विशाल शक्तियों के बावजूद इसके उपरांत भी लोकमत के विरुद्ध स्वेच्छाचारी शासक नहीं बन सकता।